नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के दूसरे भाग की, सरकार की प्रणाली की। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने केंद्र राज्य संबंधों को पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, जो कि 3 भाग में डिस्कस मैंने आपको किए हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय संबंधों की, इंटर स्टेट काउंसिल की, कि भैया जो राज्य हैं उनके बीच में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों पर आधारित नहीं है, ठीक, अपितु राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करती हैं कि भैया जो राज्य हैं उनके बीच किस प्रकार से संबंध होंगे, ठीक। अतः संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए हैं। ये 4 प्रावधान संविधान ने किए हैं कि भैया अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय, ठीक। दूसरा, अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता, ठीक। तीसरा, सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उनको पारस्परिक मान्यता मिले हर जगह, ठीक। चौथा, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य समागम आदि की स्वतंत्रता, की भैया जो व्यापार हैं राज्यों के बीच में वो होते रहें, ठीक। राज्यों के लोग एक दूसरे राज्यों में जा सकें, किसी पर कोई पाबंदी ना हो, ठीक। और इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया गया है, जिसकी हम चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। बात करते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद की। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, ठीक। इसमें 2 प्रावधान हैं। पहला, संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है, उन पर न्याय दे सकती है। कौन? संसद। संसद को यह अधिकार अनुच्छेद 262 देता है। यदि 2 राज्यों की आपस में किसी बात पर नहीं बन रही है, मतलब ये जो जल के बंटवारे को लेकर उनका एक सहमति नहीं बन पा रही है, तो वो चाहें तो संसद के पास जा सकते हैं और संसद इनका निवारण करेगी। दूसरा, संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय तथा ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे, कि भैया संसद यदि चाहे तो वो ऐसे नियम बना सकती है, ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे कि उच्चतम न्यायालय को और न्यायालयों को इससे दूर रखा जा सकता है, ठीक। अब बात करते हैं इस प्रावधान के अधीन संसद ने 2 कानून बनाए। पहला, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु की जाती है, ठीक। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की 1956 की। केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल के संबंध में 2 अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय की गठन की शक्ति प्रदान करता है, ठीक। अब बात करते हैं अब तक गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों की। पहला, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इससे संबंधित जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। दूसरा, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण। इसकी भी स्थापना 1969 में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा से संबंधित है। तीसरा, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। ये भी बना था भैया 1969 में और इससे संबंधित राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। बात करते हैं चौथे की, रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और इससे संबंधित राज्य हैं आपका पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान। बात करते हैं पांचवें की, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण।
ये बना था 1990 में। इससे संबंधित राज्य हैं आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पांडुचेरी। ठीक, अब बात करते हैं छठवें की, द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। पहला कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण बना था 1969 में और द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2004 में, 2004 में। और इससे संबंधित राज्य वही महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। सातवां वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण, ये बना था 2010 में और इससे संबंधित राज्य ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। अब आठवां महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये भी बनाया गया था भैया 2010 में और इससे संबंधित राज्य हैं आपके गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषदों की। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में आवश्यक है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है या कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और इसकी प्रक्रिया को परिभाषित और निर्धारित कर सकता है कि भैया इसकी यह प्रक्रिया होगी। यद्यपि राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों के निर्धारण की शक्ति भी प्राप्त है, उसके कर्तव्य भी निर्धारित राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 263 निम्नानुसार कर्तव्यों का उल्लेख करता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पहला, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और ऐसे विवादों पर सलाह देना कि भैया ये विवाद को किस प्रकार से हल किया जाए। ठीक, दूसरा, उन विषयों पर जिनमें राज्यों अथवा केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो, अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना। ठीक, तीसरा, ऐसे विषयों तथा विशेष तौर पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की। केंद्र तथा राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समितियों में पढ़ाया भी है, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग और भी उसमें बहुत सारे आयोग थे। बात करते हैं अभी केंद्र तथा राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग 1983 से लेके 87 तक ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए हैं। ठीक, इसने संस्तुति की कि अंतर्राज्यीय परिषद को इसी अनुच्छेद 263 के अधीन बनी अन्य संस्थाओं से अलग करने के लिए इसे अंतर सरकारी परिषद कहना आवश्यक है। ठीक, सरकारी आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने, ये वीपी सिंह साहब वही हैं भैया जिन्होंने 27% आरक्षण लाया था। वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया और इसके निम्न सदस्य थे। ये सदस्य अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तीसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चौथा उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है। ठीक, पांचवा राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल। बात करते हैं छठवें की, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री समेत, मतलब गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और उनके द्वारा नामित 5 कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। यह परिषद अंतर्राज्यीय केंद्र तथा राज्य तथा केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषयों पर संस्तुति करने वाला निकाय है। इसका उद्देश्य ऐसे विषयों पर इनके मध्य परीक्षण, विचार विमर्श तथा सलाह से समन्वय को बढ़ाना है, उनके व्यवहारों को अच्छा करना है। विस्तार पूर्वक इसके कार्यों को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें राज्यों अथवा केंद्र का साझा हित निहित हो, मतलब इन दोनों का साझा हित हो।
ठीक। दूसरा, इन विषय पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। तीसरा, ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के सामान्य हित में हो और अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपे गए हों। बात करते हैं लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। अतः संभव है कि एक राज्य के कानून और दस्तावेज दूसरे राज्यों में अमान्य हो, नहीं चलते हों। ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए सबको संविधान में पूर्ण विश्वास तथा साख रखना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से वर्णित है। पहला, केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की गई है। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी तथा कार्यकारी दोनों कानून निहित हैं। सार्वजनिक दस्तावेज में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर अथवा किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वाह में बनाए गए दस्तावेज शामिल हैं। बात करते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य की। संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 में भारतीय क्षेत्र में व्यापार तथा वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है। अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम स्वतंत्र होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाना है कि भैया किसी भी प्रकार की सीमा लागू नहीं होगी, आप चाहें तो किसी भी राज्य से व्यापार कर सकते हैं। ठीक। तथा देश में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के अबाध प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु एक इकाई बनाना है। ठीक। इस प्रावधान में स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर भी है। अतः यदि किसी राज्य की सीमा पर या पहले अथवा बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा। आप किसी पर भी, यदि आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आप किसी पर भी व्यापार करने के लिए प्रतिबंध नहीं लगा सकते, सही व्यापार करने के लिए प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक। अनुच्छेद 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा स्वयं अन्य प्रावधानों जैसे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 302 से 305 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र है। मतलब अनुच्छेद 302 में, 303, 304, 305 में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध लागू होंगे और बाकी प्रतिबंधों से स्वतंत्रता प्राप्त है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकता। ठीक। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य अथवा उस राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु इस उद्देश्य हेतु विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकता। तीसरा, किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है जो उस संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। यह प्रावधान राज्यों द्वारा विभेदकारी करों के लगाने का निषेध करता है। ठीक। चौथा, स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन है। वे विधियां जो केंद्र अथवा राज्यों के पक्ष में एकाधिकार के लिए पूर्व निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार संसद अथवा राज्य विधायिका संबंधित सरकार द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा को जिसमें सामान्य नागरिक शामिल हो अथवा आंशिक रूप से शामिल हो या नहीं हो,
जारी रखने के लिए कानून बना सकती है। बात करते हैं क्षेत्रीय परिषदों की। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, ना कि संवैधानिक। इनका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। पहला, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद, जो कि आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक, जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सम्मिलित है देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र तथा संचार के साधन, सांस्कृतिक तथा भाषाई संबंध तथा आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा तथा कानून और उसकी व्यवस्था। ठीक, अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी क्षेत्रीय परिषदों की बात करते हैं पूर्वोत्तर परिषद की। उपरोक्त क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का भी गठन किया गया है। ठीक, अलग संसदीय अधिनियम द्वारा, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा। और इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम शामिल हैं। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित, मतलब एक आध दो काम बढ़ा दो और बाकी पूरे काम क्षेत्रीय परिषदों वाले ही हैं, जिसमें साझे महत्व के विषय शामिल हो, मतलब जिनके आपस में हित एक हों। इसे समय समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। चलिए, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आपातकालीन प्रावधान की।